हेलो बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और चलिए देखते हैं आज के पेपर में आपको कौन से लॉजिक यूज करने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट जो है, प्लेट है, स्फीयर नहीं है। सबसे पहला ध्यान रखना है, प्लेट है और उसका रेडियस आर है एंड सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर बाय 4 कट आउट फ्रॉम इट। ओके, तो पहले ये समझो कि हमारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है और उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है। तो इसका मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर और उसका सेंटर ऑफ मास 0 0 पे होगा। अभी हमको बोला है कि एक और सर्कुलर डिस्क निकालो जिसका रेडियस हो r बाय 4। तो उसका मास m इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई रेडियस r बाई 4, इसका जो रेडियस है वो है r बाई 4, सो आर स्क्वायर बाई 16 और उसका r1 जो है ये m1 r1 जो है वो बेसिकली अगर ये डिस्टेंस r है, अगर ये डिस्टेंस r है और ये r बाई 4 तो ये हो जाएगा 3r बाई 4। दैट मीन्स इसका 3r बाई 4 0। तो अभी अपने को बाकी पोर्शन जो ये बाकी का पोर्शन रहा उसका सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड करना है। तो दैट मीन्स m इंटू आर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। सो अगर m2 r2 चाहिए सो mr माइनस m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अब देखो जो r2 है उसमें ये y वाला x एंड y और इसका जो मास m2, तो बेसिकली टोटल मास में से इतना मास चला जाएगा तो वो हो जाएगा 4 पाई r रेज टू स्क्वायर 15 बाई 16। ओके, 15 बाई 16। तो उसके हिसाब से अपने को सिर्फ x ढूंढना है क्योंकि y पे तो ऑलरेडी क्या है 0 है। तो सिर्फ x पे कैलकुलेशन करेंगे तो x पे कैलकुलेशन करने के टाइम पे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर x इसका था 0 माइनस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 3r बाई 4 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर 15 बाई 16 इंटू एक्स। ये चला गया, ये भी चला गया। ओके, ये यहाँ से 3 5 जा, सो x इज इक्वल टू माइनस आर बाई 20। तो माइनस आर बाई 20 ये अपना आंसर होगा। चलिए, उसके बाद बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढो। पहले तो ये समझो ये जो बॉक्स है इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा और इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे m1 m2, m1 इज इक्वल टू 2m और उसका r1 अगर ये a बाई a का है तो ये a बाई 2 पे आएगा, ये भी a बाई 2 पे आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास a बाई 2 अगर ये 2a है तो ये a पे आएगा और ये a 2a का आधा तो ये a, तो ये इस पे आएगा 2a पे। तो x इसका आएगा 2a पे और y किस पे आएगा माइनस a। सो RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अभी यहाँ पे अपन m2 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो चलिए पहले x एक्सिस के बारे में बात करते हैं। x एक्सिस 2m a बाई 2 प्लस m 2a m प्लस m 3m। सो वी हैव 3ma अपॉन 3m विच इज इक्वल टू a। और y के डायरेक्शन में अगर बात करेंगे y इज इक्वल टू 2m a बाई 2 प्लस m
माइनस ए अपॉन 3m, तो ये इन दोनों को उड़ा जाएगा तो y पे कुछ नहीं आएगा, तो अपना आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ए। आंसर कितना आएगा, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर फॉलोइंग कि भाई 3 मास 2 kg, 3 kg, 4 kg lying on the center of the equilateral triangle, x coordinate of the center, सिर्फ अपने को x पे फोकस करना है। तो मैं इसका m1, m2, m3 1 2 3, सो 2 kg, 3 kg, 4 kg, इसका x1 0 होगा, इसका x2 कितने पे होगा, L पे होगा, इसका x3 ये बिल्कुल L/2 पे होगा, तो L/2 अपने को सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट का ही, सो XCM m1 x1, m2 x2, m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 2 इंटू 0, 3 इंटू L, 4 इंटू L/2, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ से हो जाएगा 5L अपॉन 9, सो 5L/9, ये अपना आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है नॉन यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ Lx, ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट करना है। तो बेसिकली हमारे पास एक रॉड है, हम ये करेंगे इससे x जितने डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx ले लेंगे। उस छोटे से dx के लिए हम लोग छोटा सा dm ले लेंगे। तो कैसा लिखेंगे कि भाई अपने पास जो रॉड का लेंथ है l, उसमें टोटल मास कितना है m, तो ये छोटा सा dx है, उसमें कितना मास होगा, तो छोटा सा dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। अब जो m/l है वो लैम्बडा इंटू dx, तो अभी अपन ले लेंगे dm। अब RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RDM इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो अपने पास आएगा x लैम्बडा dx एंड लैम्बडा dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, 0 से L तक। तो अभी 0 से L x लैम्बडा नॉट इंटू एक्स dx, 0 से L लैम्बडा नॉट इंटू एक्स dx, तो अपने पास ऊपर आएगा लैम्बडा नॉट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x⁵3/3, 0 to L लैम्बडा नॉट x²/2, 0 से L, ये दोनों चला जाएगा L³/3, L²/2, तो ये 2L/3, अपना क्या इतना आंसर आएगा 2L/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास यहाँ पे बोला 2 blocks of 2 kg and 1 kg respectively are tied to the end of the string which is passing over the light frictionless pulley. The mass held to the rest at the same horizontal level and then release, मतलब इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। The distance traveled by the center of the mass in 2 seconds. अभी देखो इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। अभी ऐसा मान के चलो कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, तो अपने पास 2 माइनस 1 इंटू 10, 2 प्लस 1, सो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन आएगा। अब इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये नीचे करेगा और ये ऊपर करेगा, तो अपन वो डिस्टेंस ट्रैवल करके लेके आते हैं। तो टू दैट डिस्टेंस ट्रैवल x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, सो 1/2 10/3 इंटू कितनी सेकंड के बाद अपने को देखना है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5, सो 20/3। अब क्या होगा, ये 2 सेकंड के बाद 20/3 जितना ऊपर होगा और ये 2 सेकंड के बाद 20/3 जितना नीचे होगा। ये
20/3 जितना ऊपर होगा। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम ढूंढते हैं तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये 2 है, वो नीचे के साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20/3 नीचे के साइड। ये ऊपर के साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 1 20/3 अपॉन 3। तो अपने पास -40/3 प्लस 20/3 डिवाइड बाई 3। तो अपने पास आएगा -20/3 अपॉन 3। ओके, सो वी हैव -20/6। अब -20/6 तो अगर उसका करेंगे 20/6 तो अपना आ जाएगा level of the release, the distance traveled by the center of the mass। तो इससे अपना आ जाएगा 3.33। कितना आ जाएगा 3.33 डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेंटर ऑफ द मास इन 2 सेकेंड। ऐसा काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन दे देते हैं, एक्सेलरेशन देते, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो 2 माइनस 10/3 प्लस 1 प्लस 10/3 बाई 2 प्लस 1। तो अपने पास आएगा -20/3 प्लस 10/3 अपॉन 3। सो -10/9 आ जाएगा। अब 10/9 के हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसके सेंटर ऑफ मास ने। सो xcm का डिस्टेंस कवर होगा ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो 1/2 10/9 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 4 20/9। सो 20/9 इज इक्वल टू 2.22। देखो कौन से अप्रोच से जाना है आपका एक्स। मेरा एक्स वाला अप्रोच गलत नहीं था, बट उसमें मेरा जो ऑब्जेक्ट था दोनों मूव कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो तुम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेके भी उसका डिस्प्लेसमेंट पे जा सकते हो। तो अपना ऑप्शन आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने को बोला है यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेसिस द रेडियस आर जॉइंट टू द यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। ओके, एक कोन है, हेमिस्फीयर है, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द कॉम्पोजिट सॉलिड एट द कॉमन फेस। तो इस कॉमन फेस से अपने को उसका सेंटर ऑफ मास का the center of the mass of the composite solid lies on the common face, the height of the cone is। okay, अब सुनो, अब अपने पास कोन है। ओके, दैट मीन्स के कोन का जो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है, ओके, वो हो जाएगा h/4। और जो सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो उसका हो जाएगा 3r/8। सेंटर ऑफ मास यहाँ रहने चाहिए। अभी क्या होगा कोन का, अभी हम वॉल्यूम या फिर मास ले लेते। तो मास डेंसिटी 1/3 πr² h।
और इसका सेंटर ऑफ मास h/4, इसका ये m1 r1, इसका m2 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, मतलब स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, इसका स्मॉल आर। ओके, अभी इसका सेंटर ऑफ मास R2 इज इक्वल टू -3r/8। अभी ऐसा बोला है कि भाई दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे चला जाता है, दैट मीन्स m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, जो ऊपर की इफेक्ट है वही सेम नीचे की इफेक्ट होगी, तो वह रो बाई 4 पाई आर स्क्वायर h/4 2/3 पाई आर क्यूब रो 3r/8, 3 चला जाएगा, आर स्क्वायर का आर चला जाएगा, यहाँ पे रो पाई और यहाँ से ये 2, तो ये 2 भी चला जाएगा। तो अपने पास बाकी क्या रहा, h² इज इक्वल टू 3r²। सो h इज इक्वल टू √3r। क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √3r। चलो देखते हैं, तो अपना आ जाएगा ऑप्शन √3r। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से आगे जाएगा तो ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट नीचे उतर जाएगा, आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा, पर उसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कैसा रहेगा, स्टेडी रहेगा। पर एक चीज ध्यान में रखो, ये जब ऊपर था तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे होगा, तो ये जब नीचे होगा तब उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे हो गया होगा, तो सेंटर ऑफ मास अपवर्ड नहीं, मूविंग डाउनवर्ड। वो आगे पीछे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे होगा। चलिए, अ बॉडी ऑफ A of mass m while falling vertically downward under the gravity breaks into two parts. A body B of mass m/3 and body of C 2m/3. The center of mass of the body B and C take together the shift compared to the body A towards does not shift। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पैराबोलिक पाथ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, अभी क्या होगा, सडनली अगर उसी पाथ से अगर हम किसी को डालें और यहाँ से अगर उसका टुकड़ा हो जाए, तो वो जो होगा वो इस तरीके से मूव होगा कि उसका सेंटर ऑफ मास उसी वे से पास होता जाएगा। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डज नॉट शिफ्ट, वो शिफ्ट होने वाला नहीं है। चलिए उसके बाद फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास इज, अपने पास ये 4 kg है, अपने पास ये 2 kg है, ये डिस्टेंस 5 है, तो इसका x कंपोनेंट हो ये 3 और ये 4, तो इसका x कंपोनेंट होगा 4 और y कंपोनेंट होगा 3। तो हमारे पास m1 इज इक्वल टू 4, जिसका r1 है 0 0, m2 इज इक्वल टू 2, जिसका R2 है 4 3। सो RCM, अभी हम XCM की बात करेंगे। सो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, सो 4 इंटू 0, 2 इंटू 4 बाय 4 प्लस 2, तो 8/6, 4/3। और YCM m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, 4 इंटू 0, 2 इंटू 3/6, तो क्या हो जाएगा 1, तो 4/3 एंड 1 इज अवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला गया है
कि द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, वापस से वही रॉड, इसी रॉड पे x जितने डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx ले, और इस छोटे से dx के लिए छोटा सा dm, सो l लेंथ पे m जितना मास, तो dx पे कितना मास, so dm is equal to m by l into dx. This m by l can be denoted by lambda into dx. So RCM x dm, only dm. So x lambda k x square by l dx and k x square by l dx, 0 to l, 0 to l. So k by l, 0 to l, x cube dx, k by l, 0 to l, x square dx. So we have x raised to 4 by 4, 0 to l, x raised to 3 by 3, 0 to l. So l raised to 4 by 4, l raised to 3 by 3, 3l by 4, 3l by 4. Let's इस वाले क्वेश्चन में आपने को बोला है टू स्फीयर्स ऑफ मास m एंड 4m हैविंग द रेडियस, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 3r है, मास m, यहाँ पे मास 4m, and the distance between their centers is 10r. Fine. तो सबसे पहले ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो जाएंगे उनके सेंटर ऑफ मास तक. तो लेट्स फाइंड द सेंटर ऑफ मास. सो आर सी एम, m1 m, उसको मैं 0 ले रहा हूँ, इसको 4m, इसको मैं 10r ले रहा हूँ, और यहाँ से m प्लस 4m, तो बेसिकली 4m 10r बाय 5m mm 2, तो ये खिसकेगा 8r. कितना खिसकेगा? 8r. अगर ये 8r जितना खिसका, इसका सेंटर यहाँ से 8r जितना खिसका, 8r पे, तो उसका सेंटर ऑफ, इनका सेंटर ऑफ मास इधर से इधर होगा 8r. ओके. अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएंगे तब उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा. जैसे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेंटर पे आएंगे. एक का रेडियस थोड़ा सा छोटा है, एक का रेडियस थोड़ा सा बड़ा है, तो उस वाली कंडीशन में ये कहाँ पे आएगा? तो r3r. ओके. तो अपन करेंगे m, हाँ फाइनल में, तो xcm फाइनल वाला, तो m 0 प्लस 4m 4r डिवाइड बाय 5, तो 16mr बाय 5. तो 16 बाय 5 3.2r. दैट मीन्स कि इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पे है, तो 3.2r इसके सेंटर से कितने दूर? इसके सेंटर से 3.2r दूर, तो इसके सेंटर से कितना? 0.8. ओके. तो अभी ये यहाँ से कितना दूर है? 2r. 2r में से कितना निकल जाएगा? 0.8. तो कितना बाकी रहेगा? 1.2r. कितना बाकी रहेगा? 1.2r. बढ़िया क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. Two identical spheres move in opposite direction with the speed of v1 v2 and pass behind the screen, and where they are either cross without touching
और मेक इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन। भाई इस पे तो क्या बोल सकते हैं, इवेंट होगा कि नहीं उसका कोई आइडिया नहीं होगा। वी कैन नेवर मेक आउट कि वेदर द इवेंट हैज अकर्ड और नॉट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इन परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन, in perfectly inelastic collision the relative velocity of the body, relative velocity of the body, तो दोनों एक साथ साथ जाएंगे तो relatively impact is after impact is zero, दोनों साथ साथ जाएंगे, relative कुछ होगा नहीं। in an elastic collision momentum and kinetic both momentum and kinetic energy are conserved। नेक्स्ट पे है, अब यहां से ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा और इसके साथ टकराएगा और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इस नीचे आएगा और इसके साथ टकराएगा, यहाँ से जब नीचे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी 2g4h और यहाँ से ये जब आएगा तब इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी 2gh। पर क्या होगा जब ये एक दूसरे के साथ कॉलिजन लगाएंगे तो आफ्टर द कॉलिजन दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये इधर पहुंच जाएगा 8gh और ये इधर पहुंच जाएगा 2gh। अब ये 2gh से ये बिल्कुल h हाइट तक ही पहुंच पाएगा, भले इसका हाइट 4h है पर ये कितना हाइट तक पहुंचेगा, h हाइट तक। अब ये तो बहुत सारी स्पीड से जा रहा है और इसका हाइट कितना है, h, इसका हाइट कितना है, h। तो आफ्टर दिस हाइट ये क्या कर लेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। आफ्टर दिस हाइट इट विल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले वहां तक तो पहुंचोगे, ये तो h हाइट तक पहुंचेगा, भले इसका हाइट 4h है पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2g है तो ये h हाइट तक पहुंचेगा यहाँ पे। तो मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये मुझे कितनी हाइट तक जाना है, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर। सो 1/2 m 8gh इज इक्वल टू mgh प्लस 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर। तो ये इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा 3mgh इज इक्वल टू 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर, mm चला जाएगा। सो v फाइनल इज इक्वल टू √6gh। अब ये 60 के एंगल से √6gh से जा रहा है तो कितनी हाइट उसने गैदर की होगी, h'। तो उसके लिए h इज इक्वल टू v0² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो 6gh साइन स्क्वायर 60 3/4 बाई 2g, g चला जाएगा, g और ये 3 तो 9h/4। तो ये h के बाद ऊपर 9h/4 तो ये हो जाएगा 13h/4। कितना ऊपर जाएगा, ये टोटल h प्लस 9h/4 13h/4। तो ये यहाँ तक ही पहुँचेगा h तक और ये यहाँ से ऐसे जाएगा और कितना जाएगा 13h/4। तो इन दोनों का रेशियो h1/h2। सो h/13h/4 ये दोनों निकल जाएगा 4/13। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने बोला मास ऑफ द 5 balls आर एट द रेस्ट एंड लाइंग ऑन इक्वल डिस्टेंस ऑफ द straight line in a geometric progression by the ratio of 2. Their coefficient of the restitution are each 2/3 if the first ball strike towards and second. Okay. Fifth ball पे जाना है। Mass of 5 balls at rest, 5 बॉल एक दूसरे के रेस्ट है, lying on equal distance in a straight line are in geometric progression and the coefficient mass of the 5 ball। अगर इसका मास m है तो इसका 2m है, फिर इसका 4m है, इसका 8m है, इसका 16m है। ओके
और कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन 2/3, E is equal to 2/3. The first ball towards the second ball with the velocity of u. ऐसा मान के चलो कि ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो जब ऐसे जाएगा तो P initial m into u and v2 is equal to P initial plus m1e u1 minus u2 upon m1 plus m2. इक्वेशन है डायरेक्ट, तो इसमें हम करेंगे m इंटू यू m इंटू ई 2/3 इंटू यू बाय 3m. तो ये हो जाएगा एलसीएम में, तो ये 5/3, ये हो जाएगा 5/3 mu डिवाइड बाई 3m. तो ये चला जाएगा, सो 5/9u. ओके, अब पहली बार टकराएगा 5/9u, ये गया 5/9u से. अब ये सेकंड टाइम टकराएगा तो उसका 5/9 2u, फिर टकराएगा तो 5/9 3u, और टकरा के और आगे जाएगा तो 5/9 4u, 5/9 4. हर बार यही प्रोसेस क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तो उस हिसाब से प्रोसेस बनता रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. A body of mass m moving with the speed of the v collides elastically with another block of the same mass m with at the rest. After the collision, the first ball moving at the angle of theta. देखो चलो, ये m है, ये v से जा रहा है, ये स्टेडी के साथ टकरा रहा है. The first block move on the angle of theta, इनिशियल डायरेक्शन. जो फर्स्ट ब्लॉक है वो यहां से थीटा से मूव करेगा एज अ स्पीड ऑफ v/3. इसकी स्पीड होगी v/3. एंड सेकंड ब्लॉक आफ्टर द कॉलिजन विल बी, ये सेकंड ब्लॉक है. अब रेडियस नहीं दिया है तो अपन नॉर्मल वाली स्पीड, नॉर्मल वाला काम काज करेंगे. तो पहले समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होगा. तो बेसिकली अपने पास P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल को अगर फोकस करें, ओके, सो m इंटू v इज इक्वल टू m v3 cos थीटा. दोनों सेम मास के हैं तो दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 90. ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा m v डैश साइन थीटा. ये रूल है, सेम वेलोसिटी सेम होगा तो वो टकराने के बाद 90 के एंगल पे जाएंगे. सो वी हैव v इज इक्वल टू v/3 cos थीटा प्लस v डैश साइन थीटा. दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी पे जाएंगे. ये P ये Ki इज इक्वल टू K फाइनल. सो 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 mv²/9. सो प्लस 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर. तो इससे हो जाएगा m 1/2. सो v² इज इक्वल टू v²/9 प्लस v फाइनल का स्क्वायर. सो v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v²/9, 8v²/9. तो अपने पास v फाइनल इज इक्वल टू 2√2 v/3. ये इससे एंगल मिल जाएगा, उससे वैल्यू मिल जाएगी, तो अपना आंसर आएगा 2√2 v/√3. चलिए इस वाले क्वेश्चन में है, अपने पास बोला है कि आपके पास
body of mass m1 moving with the unknown velocity of v1, m2 moving with the velocity of v2. Then after m1 and m2 move with the velocity of v3 and v4. So m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v3 plus m2 v4. Now we are going for m1 v1 plus m1 by 2, 0.5 m ना, m1 by 2 v2, m1 v3 is equal to v1 by 2. So v1 by 2 plus m1 by 2 v4. तो ये सारे 2 निकालने के लिए अपने को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सब में से m1 निकल जाना चाहिए. So 2v1 plus v2 is equal to v1 plus v4. यहाँ से जाएगा तो v1 is equal to v4 minus v2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉल ऑफ ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ h on the ground if the coefficient of the restitution is e, the height at which the ball gone up after it rebound in nth time. अब देखो जब आएगा पहली बार h हाइट से आएगा टकरा के वापस से ऊपर जाएगा तो e स्क्वायर h. अब बोला है nth टाइम तो क्या हो जाएगा in nth टाइम it will be e 2n into h, e raised to 2n into h. तो अपने पास आएगा कौन सा आंसर है ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a proton of mass m collide elastically with a particle of unknown mass at the rest. Elastically to the second mass which is in the rest. After the collision, the proton and the unknown particle are seen moving at an angle of 90 with respect to each other. देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो कि अगर एक स्टेडी है और एक मूव में है और उसके बाद टकरा के अगर दोनों एक दूसरे से 90 एंगल पे जा रहे हैं तो उसका मतलब कि दोनों का मास कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए. थोड़ा सा इस पे आपको मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए. सो आवर आंसर इज एम. A sphere of mass m moving with the velocity v collide the head-on with another sphere of same mass at the rest. If the coefficient of the restitution is 1 by 2, then what is the ratio of the final velocity of the second sphere? Final velocity of the second sphere to the initial velocity of the first sphere. देखो अपना m है moving with the velocity of v, head-on collision with the same mass. तो इसका स्टेप नंबर 1 p initial m1 u1 plus m2 u2. तो m v कुछ और है ही नहीं. फिर बोला है ये कुछ v डैश ले लेगा और ये v2 dash. So v2 is equal to p initial plus m1 e u1 minus u2 upon m1 plus m2. तो अपन का v2 जो आएगा वो क्या आएगा m into v plus m into रेस्टिट्यूशन कितना है e by 2. ये कितना है v upon 2 mm चले जाएगा. So v2 is equal to v plus v by 2
डिवाइड बाय 2, तो 3v by 2 into 2, तो 3v by 4। अभी अपने को पूछा है कि v2 फाइनल वाला और इनिशियल वाला, तो कितना हो जाएगा, तो 3v by 4 अपॉन v, तो ये हो जाएगा 0.75। कितना हो जाएगा, 0.75। अब अपने को नियरेस्ट इंटीजर पूछा हो, एट द नियरेस्ट इंटीजर, तो अपन क्या लिखेंगे, 0.75 का 1, और अगर ऐसे ही मांगा हो तो 0.75 देखना होता है ऐसी क्वेरी पे ध्यान रखना होता है। A ball of mass m moving with the velocity v strike the bob of the pendulum at the rest। ये पेंडुलम है जिससे ये आके टकराएगा। The mass of the bob is also m if the collision is perfectly inelastic। The height at which the bob will release। Okay। अब ये दोनों आके जब टकराएगा तब इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। इनइलास्टिक कॉलिजन में m1v1 प्लस m1u1 प्लस m2u2, और दोनों अभी साथ में जाएंगे m1 प्लस m2 इंटू v, तो अपने पास आएगा m v दूसरा रुका हुआ है, फिर 2m इंटू v डैश, तो v डैश इज इक्वल टू v बाय, तो ये दोनों v बाय 2 से जाएंगे। v बाय 2 से जाने के बाद ये कितना हाइट गेन करेंगे, दिस इज आवर हाइट। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 2m v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2mg h 2m। So h is equal to v square by 4g। कितना होगा, v square by 4g। तो अपने पास आंसर आएगा h is equal to v square by कितना, एक बार देख लेते हैं, v का स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2v by 4, तो v स्क्वायर का 4 और 8, तो v स्क्वायर by 8g, तो अपना x का आंसर आएगा 8। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपने बोला है कि एक कार्ट है, उस कार्ट का वेट है 1800 kg, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अपना है 120 न्यूटन, एंड द सेम स्पीड थ्रू द स्मॉल होल, मतलब यहां से dm by dt से सैंड बाहर गिर रही है, जिसका रेट है 0.5 किलोग्राम पर सेकंड। अपने को टाइम दिया है भाई 12 मिनट्स तक देख लो, तो 12 मिनट्स मतलब 20 into 60 1200 सेकंड। अब इतने सेकंड में कितनी रेत बाहर आएगी, सैंड, which is equal to 0.5 into 1200, मतलब 600 kg जितनी सैंड बाहर आएगी। अब हमारे पास 1800 का ये था, उसमें से 1600 kg की बाहर आ गई, तो m फाइनल 1200 kg की सैंड बाहर आ गई। उस पे लगने वाला फोर्स 120 न्यूटन, तो A इज इक्वल टू F बाय m, तो 1200। ये सब हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सारा काम लीनियरली हो रहा है। अगर मतलब इरेगुलर होता तो फिर हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ता। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम 1/10 इनटू 1 2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 120 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोले फाइंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द एक्सियम, ओके, ऑफ द पोर्शन ऑफ द डिस्क। देखो डिस्क है, हम लोग को पता होना चाहिए कि ये डिस्क है, तो डिस्क का मास सिग्मा इनटू
4 पाई आर का स्क्वायर सिग्मा के साथ। उसका आरसीएम अपन 0 0 रखते हैं। उसमें से इतना पोर्शन हम लोगों ने निकाल दिया। तो m1 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो वो हो जाएगा m बाय 4। r इज इक्वल टू माइनस r बाय 2 एंड 0। तो जो बाकी का भाग है उसका मास कितना रहेगा? तो उसका मास रहेगा इसका अगर मैंने मास m ले लिया तो ये हो जाएगा 3m बाय 4, और इसका r2 x एंड y। अब आप देख सकते हो सारा वैल्यू y पे तो 0 होगा, तो अपना फोकस सिर्फ x पे रहना चाहिए। सो mr इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। तो ये हो जाएगा 0 m1 m बाय 4 माइनस r बाय 2 प्लस m2 3m बाय 4 r2, या फिर x। So 3m by 4 into x is equal to mr by 8। तो अपने पास आएगा x is equal to r by 6। अब ये कितना हो जाएगा? 24 6 4। तो अपना क्या आ जाएगा? xcm कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। A rubber ball is dropped from the height of 4 meter on the plane and bounced back। देखो ये h नॉट है और ये h, ये 5 है और ये 1.8। h is equal to e square h naught। So e square is equal to h upon h naught, which is equal to 1.8 divided by 5, 18 by 50, 9 by 25 e square is equal to 3 by 5, 0.6। तो अभी अपना आंसर आएगा 0.6। अगर ऐसा बोला हो कि नियरेस्ट इंटीजर तक पहुंचो तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। ओके, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।